हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का मैटर चैप्टर। इस चैप्टर को मैंने बहुत ही डिटेल में और एकदम सिंप्लीफाइड वे में इसको समझाया है। तो अगर तुम्हें इस चैप्टर में कोई भी पहले डाउट था तो वो इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैटर होता क्या है? तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, उसको हम मैटर बोल देंगे। ठीक है? जैसे कि तुम्हारे टेबल पे एक बॉटल रखी होगी, ठीक? तो वो तुम्हारे टेबल पे क्या कर रहा है, एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है? और उसका कुछ ना कुछ मास है। तो हम उस बॉटल को क्या मैटर बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैटर कहने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? या तो उसको स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, या तो वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा और उसके पास कुछ ना कुछ मास भी होगा, ठीक है? तो उसको हम क्या बोल बोल सकते हैं? मैटर बोल सकते हैं। और क्या-क्या चीज़ है जिसको हम मैटर बोल सकते हैं? तो हम कोई भी चीज़ है जो हमारे आस-पास हम देख पा रहे हैं ना, वो एक्चुअल में मैटर है, ठीक है? तो यूनिवर्स में तुम जितनी भी चीज़ें देख पाते हो, वो सब के सब मैटर की कैटेगरी के अंदर आएँगे, उसको तुम मैटर बोल सकते हो। चाहे वो कोई भी फ्रूट हो जैसे एप्पल हो गया, चाहे तुम्हारे कोई भी राइटिंग टूल हो जैसे पेन, पेंसिल, इरेज़र, ये सारी चीज़ें जो हो गए, बुक्स हो गए तुम्हारे मैटर हो गया, वाटर बॉटल हो गया, टीवी सेट हो गया, तुम खुद मैटर हो गए, ठीक है? एयर भी एक मैटर हो गया। क्लियर है? क्योंकि ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना। अगर तुम्हारा जो रूम है, तुम्हारे रूम पे कुछ ना कुछ सामान रखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसेस भी होंगे जहाँ पर कुछ नहीं होगा, राइट? तो वहाँ पे क्या है? हवा है, ठीक? अगर हवा नहीं होती तो तुम साँस नहीं ले पाते ना, और नहीं, ज़िंदा नहीं रह पाते, बिकॉज़ यू नो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है? तो वो किसमें है? वो एयर का ही तो पार्ट है ना, एयर का ही कॉम्पोज़िशन है वो, ठीक? तो यानी एयर क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए हम उसको मैटर बोलते हैं। तो भले ही हम उसको देख नहीं सकते, बट स्टिल वो मैटर हम बोलेंगे उसको, ठीक है? तो फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? जैसे मैंने बताया, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल कॉल्ड मैटर, ठीक है? तो मैटर क्या-क्या इंक्लूड करता है? एयर, वाटर, फूड, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट्स, एनिमल्स और भी काफ़ी चीज़ें, ठीक है? मैटर के पास क्या होगा? मास होगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जो इंडियन फिलोसोफर्स थे पहले के, वो क्या करते थे? मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड करते थे, ठीक है? तो जैसे कि तुम्हारा एयर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई, वाटर, जिसको हम पंच तत्व भी कहते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या है? ये एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये सब मैटर ही है, ठीक है? तो मॉडर्न साइंटिस्ट क्या करते हैं? इसको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में बांट देते हैं, ठीक है? क्लासिफाई कर देते हैं इसको। तो अब मैटर जो है, हम जैसे हमारे पास पेंसिल है, ठीक है? हम पेंसिल से लिखते हैं, तो पेंसिल भी बेसिकली मैटर ही हो गया, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मास है। लेकिन ये पेंसिल बना किससे है? तो ये पेंसिल जो है, छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है? अब वो छोटे-छोटे पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं? वो इतने छोटे होते हैं कि तुम उसको अपनी आँखों से देख ही नहीं सकते हो, ठीक है? अब अगर तुम अपने पेंसिल को देखोगे, तो तुम्हें क्या वो ऐसा लग रहा है कि वो छोटे-छोटे पार्टिकल से जुड़ के बना हुआ है? नहीं, तुम्हें एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, ठीक है? एकदम स्मूथ सा कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। लेकिन वो ना छोटे-छोटे पीसेस जुड़-जुड़ के बने हुए हैं। लेकिन वो छोटे पीसेस इतने छोटे हैं कि तुम अपनी आँखों से उसको देख भी नहीं पाओगे। तुम्हें उसके लिए क्या चाहिए? एडवांस माइक्रोस्कोप्स वगैरह जो है, वो चाहिए। उसके अंडर तुम उसको देख सकते हो। लेकिन वैसे अपनी आँखों से नहीं देख पाओगे, ठीक है? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम सोच भी नहीं सकते इतने छोटे हैं वो, ठीक है? इसको प्रूव करने के लिए क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट विद पोटेशियम परमैंगनेट शोज हाउ small amount can color a large volume of water, indicating the presence of millions of particle. अब जो पेंसिल है हमारी, वो किससे? मिलियंस ऑफ पार्टिकल होंगे जो जुड़े होंगे और एक पेंसिल बनी होगी। ऐसे जितने भी सामान तुम अपने आसपास देख रहे हो, उन पे क्या होंगे? छोटे-छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। मिलियंस मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे, उस पे होंगे, ठीक है? अब अब हम आते हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट वाले एक्सपेरिमेंट में, ठीक है? हमने क्या किया? 100 ml वाटर ले लिया एक बीकर के अंदर, ठीक है? एक चम्मच लिया, उसमें थोड़ा-सा क्या ले लिया? पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स उठा लिए और वो क्या किया? इसके अंदर, इस 100 ml वाटर के अंदर डाल दिया, ठीक है? अब जब मैंने इसके अंदर ये डाला, तो ये क्या हुआ? इसका कलर तुम देखोगे पिंक कलर में चेंज हो गया,
ठीक है? जो वाटर था अब क्या है, पिंक कलर में है, बदल गया। ठीक है? फिर मैंने क्या किया, इसी बीकर में से ये जहाँ पर ये पिंक कलर टर्न हो गया, इसमें से 10 ml जो है सॉल्यूशन निकाल लिया इसमें से, और कहाँ है, ये वाले बीकर में डाल दिया। ठीक है? तो इसको हम बीकर 1 बोलते हैं, इसको हम बीकर 2 बोल देते हैं। ठीक है? फिर यहाँ पर तुम देखोगे दोबारा से, जो ये इधर पानी था पहले, ठीक है? सेम ऐसा ही पानी था, और फिर हमने जब यहाँ पे 10 ml का सॉल्यूशन इसमें से बीकर 1 में से निकाल के इसमें डाला, तो ये भी देखोगे पिंक कलर का टर्न हो गया। लेकिन दोनों पे तुम कलर नोटिस करना, ठीक है? थोड़ा-सा ये क्या है, ये वाला जो बीकर 1 पे है, वो डार्कर कलर का है, बीकर 2 का थोड़ा-सा डल कलर हो गया। फिर से हमने इसी चीज़ को रिपीट किया, फिर से 10 ml हमने ये बीकर 2 से निकाला इस बार, और फिर कहाँ डाल दिया उसको, बीकर 3 पे डाल दिया। ठीक? तो यहाँ पर फिर से तुम देखोगे ये जो पानी था, ठीक? कुछ इसी तरीके का था यहाँ पे पहले, और फिर जब हमने 10 ml इसमें सॉल्यूशन डाला तो ये लाइट पिंक हो गया और ज़्यादा। ठीक है? तो तीनों बीकर को अगर तुम कंपेयर करोगे तो तुम कलर देखोगे, कलर धीरे-धीरे क्या होता जा रहा है, डल होता जा रहा है। तो इसमें हमें नोटिस क्या करना है, तो हमने पहली चीज़ ये सीखी इसमें से कि जो वाटर है वो क्या है, मैटर है, ठीक है? ये हमें पता है। तो जो वाटर है अगर वो मैटर है तो वो किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। तो इनके भी पार्टिकल्स होंगे, वाटर के भी पार्टिकल्स होंगे। अब ये जो पार्टिकल्स होता है ना, इनके बीच में ना जगह होती है, स्पेस होती है। ठीक है? तो इन स्पेस, ये जो स्पेस है बेसिकली क्या है, खाली जगह होगी, है ना? तो जब मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट डाला, इसके पास भी तो क्या होंगे, बिलियंस या मिलियंस ऑफ, हम बोल सकते हैं कि इसके पास पार्टिकल्स होंगे। तो वो पार्टिकल्स कहीं न कहीं जगह लेंगे ना, तो वो पानी के बीच में, 2 पानी के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में क्या कर लेते हैं, जगह ले लेते हैं। जिसके वजह से क्या है, पूरे तरीके से फैल जाएँगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच-बीच में इसने जगह ले ली, जिसके वजह से ये पिंक कलर इस पे आ गया। फिर मैंने क्या किया, जब ये 10 ml दोबारा से मैंने इसमें से उठाया, तो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने इस वाले उस पे डाला, तो ये वाले सेकंड वाले बीकर में डाला, तो इसका कलर क्या हो गया, थोड़ा-सा फीका हो गया, लाइट हो गया, ठीक है? लेकिन अभी भी देखोगे पिंक कलर तो है, तो इसके पास भी तो कुछ ना कुछ क्या होंगे, तुम्हारे पार्टिकल्स होंगे, लेकिन जो हमने पहले पार्टिकल्स डाले थे पोटेशियम परमैंगनेट के, उसके कंपैरिज़न में थोड़े से कम इसमें पार्टिकल्स होंगे। तो जब इस पे कम पार्टिकल्स है तो इसका कलर भी देखोगे तो कम पार्टिकल्स इस पे फैल पाए होंगे, तो यहाँ पर इसलिए कलर इसका डल हो गया। सेम एक्सपेरिमेंट, फिर सेम चीज़ हमने आगे रिपीट करी, तो यहाँ पर देखोगे और ज़्यादा क्या हो गया, डल हो गया। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे आप पोटेशियम बीकर 2 पे जो पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स है, वो और भी ज़्यादा कम हो जाएँगे, है ना? इस 10 ml वाले पे इसका भी कम नि इसका भी 1/10 एक तरीके से तुम बोल सकते हो पार्टिकल्स इसके पास होंगे। अब इस पे थर्ड बीकर में डालोगे तो क्या हो जाएगा? इसमें कम और भी कम पार्टिकल्स है, लेकिन पार्टिकल्स अभी भी है, तो वो फैल सकते हैं अभी भी। इसलिए यहाँ पर भी पिंक कलर तुम्हें देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा-सा डल कलर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? सेम यही बीकर 4 पे भी यही रिपीट हो रहा है, और इस प्रोसेस को ना हम डिफ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है? ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसको हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पार्टिकल क्या है, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो क्या है, दूसरे जो 2 पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगी उसके बीच में भी वो क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे तुम्हारी मम्मी, अगर तुम्हारी स्कूल यूनिफ़ॉर्म जो है व्हाइट कलर की होगी, तो उसको ना जब धोती होंगी तो क्या करती होंगी, एक बाल्टी लेती होंगी, एक बकेट लेती होंगी, उसपे पानी डाल रखा है और एक ढक्कन, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है, ठीक है? नीला आता है, उसको डाल देते हैं। ठीक है? तो तुम देखोगे वो जो बकेट का पानी है ना, सिर्फ़ एक ढक्कन नील डालने से वो क्या हो गया, पूरा का पूरा ब्लू कलर हो गया। तो उसपे भी क्या हो रहा है, जो नील के पार्टिकल्स हैं छोटे-छोटे, वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो स्पेस है, वहाँ पे जाके एंटर कर जा रहे हैं, और ऐसे ही हर पार्टिकल्स के बीच में ये घुस जा रहे हैं, जिसकी वज़ह से उनको ब्लू कलर मिल रहा है। ठीक है? ऐसे ही ये डेटॉल के साथ भी सेम चीज़ होती है। जब तुम क्या करते हो, एक बीकर या बकेट ले लोगे, उसमें पानी भर लोगे और फिर इसमें क्या डाल दोगे, डेटॉल डाल दोगे, तो वो भी डेटॉल जो हो जाएगा पूरे इस पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन भी कहते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे मैंने समझाया, पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब हमारे पास जो मैटर है, हम सॉलिड ले लेंगे एक, ठीक है? एक लिक्विड ले लेंगे और एक गैस ले लेंगे। अब जो सॉलिड है, ये रहा,
ठीक है? तो सॉलिड के बीच में देखोगे ये एक पार्टिकल हो गया, ये दूसरा पार्टिकल हो गया, इनके बीच में स्पेस देखोगे ना के बराबर है या बहुत कम है, कुछ इस तरीके का है। ठीक है? यानी कि यहाँ पर मैं कम स्पेस शो कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन लिक्विड में अगर तुम देखोगे तो 2 पार्टिकल के बीच में स्पेस थोड़ा-सा बढ़ गया है। तो लिक्विड के ये हो गए 2 पार्टिकल के बीच में स्पेस, ठीक है? कंपैरेटिवली क्या है, सॉलिड के कंपैरिज़न में ज़्यादा है। वहीं अगर तुम गैस का देखोगे तो उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर है। तो ये देखोगे 2 पार्टिकल्स के बीच में कितना ज़्यादा स्पेस हो गया, ठीक है? क्लियर है? तो इन्हीं स्पेस के बीच में ही चीज़ें क्या होती है, घुस जाती है। जो भी दूसरी चीज़ अगर मैं इसमें डालूँगा उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएँगे, इस पे एंटर कर जाएँगे। ठीक है? अब गैस में ज़्यादा स्पेस है तो ज़्यादा पार्टिकल्स इसमें क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। सॉलिड में कम स्पेस है बिल्कुल, तो यहाँ पर पार्टिकल एंटर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लिक्विड के केस में क्या है, स्पेस थोड़ा बहुत है तो पार्टिकल एंटर कर जाते हैं, जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट में देखा। ठीक है? तो इस वजह से पार्टिकल जो है मिक्स कर जाते हैं। क्लियर है? जैसे कि जब तुम क्या करते हो, नींबू पानी बनाते हो, ठीक है? तो नींबू पानी में क्या करते हो, पानी लेते हो, नींबू निचोड़ देते हो, तो नींबू जो है वो पूरे पानी पे फैल जाता है, ठीक है? शुगर लेते हो, शुगर डालते हो ना, तो जब तुम शुगर डालते हो तो शुगर को क्या करते हो, मिक्स करते हो। शुगर मिक्स करने से क्या होता है, वो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो मीठा हो जाएगा। अब इसी नींबू पानी में जब तुमने शुगर डाला, उसको स्टर करोगे, हिलाओगे अच्छे से, मिक्स करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इस पे मिक्स होने के कारण ये जो सॉल्यूशन है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। ठीक है? या अगर सॉल्ट डालोगे तो क्या हो कैसा हो जाएगा ये, तुम्हारा सार थोड़ा टेस्ट आ जाएगा इस पे। ठीक है? क्लियर है? तो सॉल्टी सा जो टेस्ट होता है वैसा कुछ टेस्ट आ जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब हम सॉल्ट डाल रहे हैं या शुगर डाल रहे हैं तो उसके पार्टिकल पूरे पानी पे क्या हो जा रहा है, घुल जा रहे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें इवन टेस्ट मिलता है। ऐसा नहीं होता कि तुमने पहले सिप ली वो मीठा नहीं था, लेकिन लास्ट सिप ली वो ज़्यादा मीठा था। अगर तुम अच्छे से स्टर करोगे, उसको घोल लोगे, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, तुम्हारा यूनिफ़ॉर्म कंपोज़िशन ही रहेगा। यानी यूनिफ़ॉर्म टेस्ट मिलेगा तुम्हें, पहली सिप से लेकर आखिरी सिप तक। ठीक है? तो वो पार्टिकल्स फैलते इस वजह से ही हो पाता है। दूसरा तुम देखोगे जो पार्टिकल्स है ना, ये हमेशा क्या होंगे, रैंडम मोशन में होता है। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और है, ये ऑल्दो तुम फिज़िक्स में पढ़ोगे, बट कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है, तो उसके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब अगर उसका कोई भी चीज़ अगर बहुत तेज़ मूव कर रही है तो उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, और अगर धीरे मूव कर रही है तो उसके पास कम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है? तो जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है? और जैसे-जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा अगर पार्टिकल का, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं रैंडम मोशन पे हमेशा क्या कर रहे हैं, इधर-उधर भटक रहे हैं, हिल रहे हैं इधर-उधर। ठीक है? तो इनके पास क्या होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब यहाँ पर अगर तुम सॉलिड में देखोगे, तो सॉलिड के पास तो स्पेस कम है। ठीक है? तो यहाँ पर जो रैंडम मोशन भी होगा वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लिक्विड के पास थोड़ा स्पेस ज़्यादा है तो रैंडम मोशन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं जब तुम गैस पे जाओगे तो गैस पे रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्पेस ज़्यादा है। ठीक है? ये वही बात होगी अगर तुम एक गली पे गाड़ी चला रहे हो, तो गलियों पे जब तुम गाड़ी चलाओगे तो वहाँ पर तुम क्या तेज़ी तेज़ी से चला पाओगे गाड़ी? नहीं, क्यों? स्पेस कम है। तो वैसे ही सॉलिड में अगर स्पेस कम है, तो रैंडम मोशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है? जगह ही नहीं है क्योंकि। लेकिन वही अगर तुम हाईवे में चला रहे हो, तो बिल्कुल तेज़ चला सकते हो। क्यों? क्योंकि हाईवे चौड़े-चौड़े रोड होते हैं वहाँ पे, ठीक है? खुली-खुली सड़क है, तो आराम से तुम तेज़ चला सकते हो वहाँ पे। क्लियर है? तो सेम पार्टिकल के साथ भी ऐसा होता है। सॉलिड में क्या होगा, रैंडम मोशन कम होगा, लिक्विड में कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा और गैस में उससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है? क्लियर है? अब पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। जैसे ये 2 पार्टिकल हो गए ये, तो ये इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक फ़ोर्स लगता है, फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है? यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वैसे वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती है, फ़ोर्स लगाती है, फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। ठीक है? ये भी हम जब 9th में ग्रेविटी चैप्टर पढ़ेंगे फिज़िक्स में, तब उस पे आ जाएँगे। लेकिन फ़िलहाल हम ये समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो एक दूसरे पे क्या लगा रही है, फ़ोर्स लगा रही है। ठीक? अब ये जो फ़ोर्स है, स्ट्रेंथ है, ये सब्सटेंस सब्सटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सॉलिड के लिए अलग हो सकता है, लिक्विड के लिए अलग, गैस के लिए अलग। तो सॉलिड में जो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है? ये रहा सॉलिड के लिए। इसमें जो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये कैसा होता है, मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा इस पे देखने को मिलेगा। फिर लिक्विड में जो होगा, क्योंकि पार्टिकल दूर है, तो दूर होने का मतलब क्या हो गया, इनके बीच में जो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
वो कंपेरेटिवली कम है, ठीक है? सॉलिड के कंपैरिजन पे इस पे क्या है, लेस है। और गैस में अगर तुम देखोगे तो मिनिमम देखने को मिलेगा, ठीक है? गैस में क्योंकि ये पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि वो फोर्स जो कि 2 चीज़ों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है? तो अगर स्पेस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होती है। तो इसमें ये समझना है कि सॉलिड के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि इनके बीच में फोर्स सॉरी जो स्पेस है वो कम है, ठीक है? अच्छा, स्पेस को ना हम एक टर्म यूज करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। चाहे पार्टिकल बोल लो, चाहे इंटर पार्टिकल स्पेस बोल लो, मॉलिक्यूलर स्पेस बोल लो, एक ही बात है, ठीक है? तो जो सॉलिड है उनके जो पार्टिकल्स है, ये अगर मान लो सॉलिड के पार्टिकल्स है तो स्पेस कम है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है इनका वो कम है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये पास पास है, ठीक है? दूसरा, लिक्विड पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, मान लो ये लिक्विड के पार्टिकल्स हो गए हमारे या मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है? इसलिए इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। गैस में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है? इसलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। नेक्स्ट आते हैं हम स्टेट ऑफ मैटर में। तो स्टेट हमने 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ठीक है? तो सॉलिड जैसे हमारा आइस क्यूब हो गया वो सॉलिड हो गया, ठीक है? लिक्विड पानी वगैरह जो हो गए वो हमारे लिक्विड हो गए, गैस हवा वगैरह जो हो गए वो हमारी क्या हो गए, गैस हो गए, ठीक है? तो यही 3 स्टेट होते हैं। क्या सिर्फ यही 3 होते हैं? तो नहीं, ठीक है? एक प्लाज्मा करके भी एक स्टेट होता है, ऑल्दो वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उस पे हम जाएँगे नहीं, बट हाँ, सिर्फ 3 नहीं होते, इसके अलावा भी होते हैं। एक्चुअल में 5 होते हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन करके एक और स्टेट होता है, वो भी होता है, ठीक है? बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 ही स्टेट को पढ़ने वाले हैं, बाकी के 2 स्टेट तुम क्लास 11th में पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है सॉलिड स्टेट, ठीक है? तो सॉलिड स्टेट के पास क्या होता है, एक डेफिनिट शेप देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसे कि मान लो ये एक बॉटल है, ठीक है? मान लो सपोज कर लो कि ये क्या है, एक बॉटल है। अब इसके पास एक डेफिनिट शेप है, इसके शेप को तुम बदल नहीं सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि ठीक है आज मेरे पे ये 1 लीटर की कैपेसिटी वाला बॉटल है, मैं इसको ना एक काम करता हूँ 2 लीटर का कर देता हूँ कल। तो ये नहीं कर सकते, या इसको पतला कर देता हूँ या मोटा कर देता हूँ, ये नहीं कर सकते, ठीक है? तो सॉलिड के पास डेफिनिट शेप होता है। नेक्स्ट इसका जो वॉल्यूम है वो कैसा रहेगा, वो भी फिक्स्ड रहता है, वॉल्यूम तुम बदल नहीं सकते। अगर एक बॉटल है तुम्हारे पे, उसके अंदर 1 लीटर का पानी आ सकता है, ठीक है? तो तुम 1 ही लीटर ही डाल पाओगे, 2 नहीं डाल पाओगे। वही मान लो अगर मैंने एक बकेट ले लिया जिसकी कैपेसिटी 5 लीटर है, ठीक है? और इसकी कितनी है, 1 लीटर है, और इसकी कितनी है, 5 लीटर्स है, 5 लीटर्स है, ठीक है? अब इस बॉटल पे पानी था 1 लीटर, मैंने क्या किया, इस बॉटल से पानी इस बकेट में डाल दिया, तो इस पे कितना पानी आएगा? भाई जब इस बॉटल पे ही 1 लीटर है तो यहाँ पे भी तो 1 लीटर ही आएगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता। तो सॉलिड की जो कैपेसिटी होती है यानी वॉल्यूम जो हो गया बेसिकली, वो कैसी रहती है, फिक्स्ड होती है, वो तुम बदल नहीं सकते हो। क्लियर है? ठीक है? फिर आती है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। इनकी कैसी होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, मतलब तुम्हें बाउंड्रीज वो विजिबल होंगी, ठीक है? सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, रिजिड यानी ठोस हो गया, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी यानी कि तुम्हारी जो इसको जब तुम प्रेस करोगे, दबाओगे, अपनी बॉटल को दबा के देखो, वो दबेगा नहीं, ठीक है? तो इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। जैसे एग्जांपल हो गया तुम्हारे सॉलिड के, पेन हो गया, बुक, वुड, स्टिक, रबर, बैंड, शुगर, सॉल्ट, स्पंज हो गया, ठीक है? अच्छा, रबड़ का एक केस क्या है, जो तुम्हारे रबड़ होता है उसको जब तुम स्ट्रेच करते हो तो उसका तो शेप चेंज हो जाता है ना? लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि जो सॉलिड होता है उसका तो डेफिनेट शेप होता है, तो फिर रबड़ को क्यों मैं सॉलिड में बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि वो सॉलिड है? तो रबड़ का शेप ज़रूर जब तुम उसको खींचोगे, फ़ोर्स लगाओगे, चेंज होगा। लेकिन जब तुम उसको छोड़ दोगे ना, वो अपने ओरिजिनल शेप में ही वापस आ जाता है। ठीक है? तो परमानेंटली उसका शेप चेंज नहीं होता है। इसलिए हम उसको एज़ अ सॉलिड कंसीडर कर सकते हैं।
ठीक है? शुगर जो होता है वो भी सॉलिड होता है, उसके क्रिस्टल्स तुम देखोगे वो सॉलिड होता है। सॉल्ट जो हो गया वो भी सॉलिड हो गया। स्पंज भी क्या हो गया तुम्हारा, सॉलिड हो गया। वो कंप्रेस ज़रूर होता है, लेकिन वो कंप्रेस इसलिए होता है क्योंकि उनके स्पंज के बीच में छोटे-छोटे होल्स होते हैं, उसमें एयर ट्रैप होती है। तो जब तुम उसको प्रेस करते हो तो एयर बाहर निकलती है। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट हमारे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड मेंटेन देयर शेप अनलेस फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो सॉलिड अपना फोर्स जो है, सॉरी जो शेप है वो क्या है, अपने शेप जो है सॉरी उसको मेंटेन करके रखता है। और जो फोर्स है, ठीक है, चाहे तुम कितना भी फोर्स उस पर लगा, अगर तुम बहुत ज्यादा फोर्स लगा लोगे तो टूट जाएगा। ठीक है, अ, थोड़ा बहुत फोर्स जो है उसको वो झेल सकता है, वाइड स्टैंड कर सकता है। जैसे कि तुम्हारे बॉटल में अगर तुम फोर्स लगाओगे वो झेल लेगा, उसको नहीं होने वाला, वो नहीं दबने वाला। लेकिन उसको हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख दोगे तो ऑब्वियसली वो पिचकेगा। ठीक है, उसका शेप चेंज हो जाएगा तब। तो अगर उस पे फोर्स नहीं लगा रहे हो तो वो अपने शेप को खुद ब खुद चेंज नहीं करता है। रबर बैंड जो है चेंज कर लेते हैं अपने शेप को, बट वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है जब तुम फोर्स हटा दोगे। ठीक है, स्पॉन्ज का जैसे मैंने बताया होल्स होते हैं इनके बीच में, जहाँ पर एयर जो होता है वो ट्रैप रहता है। तो जब हम कंप्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट स्टेट में आता है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट क्या है, इसके पास होगी फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। अब तुम्हारी बॉटल चाहे कैसे भी शेप की हो, अगर तुम्हारी बॉटल कुछ इस शेप की है तो पानी जब तुम इसमें डालोगे इसी कंटेनर का शेप ले लेगा वो। ठीक है, अगर वो क्या है, थोड़ा तुम्हारी बॉटल मान लो कुछ अतरंगी सी है, ठीक है, कुछ ऐसा शेप है, तो इस पे डालोगे इसकी तरह वो शेप ले लेगा। तो इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, लिक्विड जिस पे डालोगे उसी की तरह शेप ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। यहाँ पर अगर तुमने पानी डाला है 1 लीटर का तो इसने इसका शेप जरूर ले लिया है, लेकिन इसके अंदर पानी 1 लीटर का है। यही पानी को तुम इसके अंदर डाल दोगे तो वो इसका शेप जरूर ले लेगा, लेकिन पानी इसके अंदर 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ने वाला है। क्लियर है ना? तो लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होगी बट शेप फिक्स्ड नहीं होता। लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, शेप चेंज करते हैं, मेकिंग देम फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड क्या होता है, बेसिकली जो भी चीज फ्लो करती है फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ तक कि तुम्हारा जो एयर है वो भी फ्लूइड ही बोलते हैं हम, क्योंकि वो फ्लो करता है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर फ्लो कर रही है तो वो फ्लूइड होता है। तो लिक्विड फ्लो कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है अपना, जिसके लिए जिस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू सॉलिड एंड गैसेस। तो जैसे हमने पोटेशियम पर मैग्नेट का देखा था ना, कि हमने पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल डाले थे पानी के अंदर तो बिल्कुल फैल गए थे। तो लिक्विड जो है ना डिफ्यूज हो जाता है, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं बेसिकली। तो लिक्विड जो है डिफ्यूज हो जाता है सॉलिड के अंदर, यानी घुल जाते हैं सॉलिड पे ही, मिक्स हो जाएंगे, और गैस पे भी। ठीक है, तो तुम देखोगे जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, जो हमारे समुंदर पे रहते हैं। ठीक है, उनको भी क्या चाहिए, उनको भी हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। अब ये जो सी हो गया, ओशियन हो गया, यहाँ पे क्या होता है, जो गैस है या ऑक्सीजन है बेसिकली, वो पानी के अंदर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। जिस वजह से पानी के अंदर जो लोग रहते हैं, यानी जो एनिमल्स रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन, जितने भी लिविंग लिविंग बींग्स हैं उन सबको ऑक्सीजन चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो सरवाइव कर पाते हैं। थर्ड हमारा स्टेट है गैसियस स्टेट। तो गैस के पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता। ठीक है, ना ही इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। क्लियर है? अब फिक्स्ड शेप क्यों नहीं है, गैस को भी किसी भी कंटेनर में डालोगे वो उसका शेप ले लेगा। ठीक है, तुम्हारा अगर एक रूम खाली है तो उसके अंदर क्या होगा, एयर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो उस रूम की तरह ही शेप ले लेगा। एक बॉटल के अंदर अगर तुम उसको डाल सकते हो गैस को तो वो उस बॉटल की शेप ले लेगा। ठीक है, तो कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, प्लस उनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। ठीक है, वो जितना मर्जी क्या कर सकते हैं, फैल सकते हैं। तुम जो भी तुम्हारे रूम पे एयर होगा उसको तुम ना एक छोटे से बॉटल पे भी क्या कर सकते हो, अगर तुम किसी तरीके से उसको सक करके उस बॉटल पे डाल पाए तो बॉटल पे भी वो आ जाएगा। ठीक है, और उस बॉटल से अगर तुम इसको निकालोगे तो पूरी तरीके से क्या कर जाएंगे,
फैल जाएंगे। ठीक है, तो इससे पता चलता है इसका कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है। गैस जो है वो बहुत इजीली क्या हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंटेनर में डालोगे, चाहे तुमने थोड़ा ही डाला है, वो पूरे कंटेनर पे फैल जाएंगे। ठीक है, और उसी कंटेनर में तुम और ज्यादा डालोगे तो वो उस तरीके से उस कंटेनर में फैल जाएंगे। मतलब तुम किसी भी कंटेनर में डाल दो, 1 लीटर का है अगर कोई बॉटल, उस पे तुम गैस डाल रहे हो, उस पे भी फैल जाएंगे। वही सेम गैस को उठा के तुम 2 लीटर के कंटेनर में डाल दो, उसमें भी वो पूरी तरीके से फैल जाएंगे। ये क्या करते हैं, गैस के जो पार्टिकल होते हैं रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड में। बताया था ना कि स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, तो ये रैंडम मोशन ज्यादा कर सकता है। ठीक है, रैंडम मोशन ये ऊपर नीचे जो है वो ज्यादा कर सकता है। तो अगर ये रैंडम मोशन ज्यादा कर सकता है तो बेसिकली इनके अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसके पास होती है, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए गैस पार्टिकल के पास जो होता है हाई स्पीड होती है, रैंडम मोशन करते हैं हाई स्पीड में। और जिस भी कंटेनर में, मान लो इस कंटेनर में डाल दिया गैस का एक पार्टिकल है, तो ये चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में ये क्या लगाएगा, फोर्स लगाता है। तो ये क्या करता है, जो कंटेनर के वॉल्स होते हैं उस पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, ये इस तरीके से इस वॉल पे भी लगाएगा, फिर यहाँ से टकराएगा, तो ये जब इधर की तरफ जाएगा तो इस वाले कंटेनर पे भी लगाएगा, इस तरफ भी लगाएगा। हो सकता है नीचे की तरफ जा रहा हो तो नीचे भी लगाए, तो सारे डायरेक्शन में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, हिट करता है, फोर्स लगाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस क्या है, तो गैसेस कैन मिक्स एंड स्प्रेड क्विकली ड्यू टू हाई स्पीड पार्टिकल मूवमेंट। क्योंकि इनका हाई स्पीड होता है, बहुत तेजी से रैंडम मोशन करते हैं, तो इजीली मिक्स हो सकता है। तो तुम देखोगे जब तुम परफ्यूम लगाते हो, ठीक है, तो जब तुम परफ्यूम लगाते हो तो थोड़ी देर बाद, मान लो तुमने एक कोने पे, एक रूम है उसके एक कोने पे जाके तुमने एक स्प्रे मार दिया परफ्यूम का। ठीक है, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो क्या कर जाएगा, पूरे रूम पे फैल जाएगा। और उस पूरे रूम पे तुम्हें क्या आ रही होगी, उस परफ्यूम की स्मेल आ रही होगी। ठीक है, तो गैस इतने जल्दी जो है क्या कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत तेज मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो तुम्हारा एलपीजी है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो तुम्हारे सिलेंडर है ना घर पे जिसपे खाना बनता है, तो उसके अंदर क्या रखा है, उसके अंदर है एलपीजी। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यानी एक पेट्रोलियम गैस है जिसको लिक्विड के फॉर्म पे स्टोर करके रखा है। तो जब तुम उस सिलेंडर का नॉब घुमाते हो तो उसमें से गैस रिलीज होती है। ठीक है, वो जो कि लिक्विड के फॉर्म पे स्टोर है। जब तुम उसका प्रेशर कम कर देते हो तो वो गैस में कन्वर्ट होके आ जाती है, फिर तुम उसको यूज करते हो। क्लियर है? जो तुम्हारे ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं हॉस्पिटल पे, वो भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म पे ही होते हैं। क्लियर है? लिक्विड फॉर्म पे स्टोर होंगे। सीएनजी जो है, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, ये भी लिक्विड फॉर्म पे ही स्टोर होता है। तो ये लिक्विड फॉर्म पे बेसिकली स्टोर कैसे हो रहा है, तो वो स्टोर होते हैं प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है, तो देखो, तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इन मैटर। ठीक है, तो जैसे गैस है, ये गैस के पार्टिकल्स हो गए, देखोगे तो स्पेस ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, एक पिस्टन लिया, यहाँ पर एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस भरा है, इसके पार्टिकल्स दिखा रखे हैं। ठीक है, तो पिस्टन लिया, पिस्टन से मैंने इस पे प्रेशर लगाया, जब प्रेशर लगाया तो क्या हुआ, इसके जो पार्टिकल है वो पास पास आ गए। अब अगर ये जो डिस्टेंस पहले इतना था, अब अगर ये इतना हो गया, ठीक है, तो ये पहले गैस था, तो इस केस में क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी थी, उनके बीच के जो पार्टिकल है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता है। तो जैसे ये डिस्टेंस कम होता रहेगा, पास पास आते रहेंगे एक दूसरे के, तो इनका स्टेट भी हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड को अगर तुम और ज्यादा कंप्रेस कर दोगे तो वो पार्टिकल और ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से सॉलिड की फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, तो हमने जो एलपीजी है, हमारे सिलेंडर में जो गैस डाले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पहले प्रेशर लगा देते हैं उस पे, जिसके वजह से वो लिक्विड के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर हम क्या कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद करके फिर वो हमारे घरों पे
भेजाया जाता है। तो जब हमारे घर पे वो आता है, हम उसको कनेक्शन वगैरह जो भी पाइप के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं उसको, फिर हम क्या है वो नीचे एक रेगुलेटर होता है सिलेंडर के, उसको घुमाते हैं। तो उसको घुमाने से क्या होता है, तुम देखोगे जब तुम उसको टर्न करते हो ना, ऑन करते हो, तो वो हल्की सी ना ऐसा लगेगा कुछ प्रेशर रिलीज़ करी हुई आवाज़ निकलती है। तो वो बेसिकली प्रेशर रिलीज़ हो रहा है। प्रेशर रिलीज़ होने से क्या हो जाएगा, वो वापस से लिक्विड से गैस के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? तो सिर्फ़ प्रेशर लगा के भी तुम क्या कर सकते हो, गैस से लिक्विड में, लिक्विड टू गैस ऐसे तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है? तो ऐसे एलपीजी वगैरह हमारे क्या होता है, स्टोर होता है। अब डिफ्यूज़न जो है हमारे गैसेज़ में, वो क्या होता है, क्विक होता है। ठीक है? क्योंकि इनके बीच में स्पेस जो है बहुत ज़्यादा है, तो डिफ्यूज़न जो बाकी चीज़ें आ सकती है, बाकी पार्टिकल्स आ सकते हैं, वो ईज़िली आ पाते हैं। अरोमा ऑफ फूड स्प्रेड थ्रू आउट द एयर ड्यू टू गैस डिफ्यूज़न। जो जब मम्मी खाना बनाती है तो खुशबू आ जाती है ना तुम्हें, ठीक है? दूसरे कमरे में बैठते हुए भी। तो वो इसलिए क्योंकि जो स्मेल होती है वो बहुत जल्दी क्या करती है, फैलती है। ठीक है? इस वज़ह से, और बहुत तेज़ मूव भी करती है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो अब जो मैटर है ना, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी उसको बदल सकते हैं। मान लेते हैं मैंने क्या ले लिया, आइस ले लिया। ठीक है? मैंने एक आइस क्यूब ले लिया। अब इसको मैं नीचे से क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको हीट करूँगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, मेल्ट करेगा, और ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी अगर मैं इसको फर्दर हीट करता रहूँगा, तो ये किसमें, वेपर्स बन जाएँगे इसके, और ये गैस फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे तुम ये फ्लो चार्ट देखोगे तो ये सॉलिड है। ठीक है? ये बेसिकली एक आइस है। तो जब मैं इसको हीट करूँगा, आइस को जब मैं हीट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होना, पिघलना शुरू हो जाएगा। किसमें, लिक्विड में। इसी प्रोसेस को, जिसमें क्या होता है सॉलिड टर्न होता है लिक्विड में, इसी को हम क्या कह देते हैं, मेल्टिंग कह देते हैं। ठीक है? फिर यही लिक्विड को फर्दर जब मैं और हीट करूँगा, तो ये किस में जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को हम क्या कह देते हैं? इवेपोरेशन कह देते हैं, या वेपराइज़ेशन कह देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ये जो पानी है, जब मैं इसको फर्दर और हीट करता रहूँगा, तो ये बॉयल होना शुरू करता है, और ये स्टीम, गैस या वेपर बोल लो, उसके फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? यानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। अब यही प्रोसेस उल्टा भी चल सकता है, यानी कि गैस से मैं लिक्विड पे भी आ सकता हूँ। उसी को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है? जो तुम्हारे बारिश वगैरह होती है ना, बारिश होती है, स्नोफॉल होती है, वो बेसिकली कंडेंसेशन की वजह से ही होती है। ठीक है? जो सर्दियों में ड्यू आती है, वो भी कंडेंसेशन की वजह से ही होती है। ठीक है? बेसिकली होता क्या है, जो वेपर्स है ना, वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे आसपास वाटर वेपर्स होंगे, तो जो वेपर्स है वो वापस से क्या हो जाएँगे, कूल डाउन होने के कारण वो, उनका टेम्परेचर नीचे हो जाएगा, टेम्परेचर नीचे हो जाएगा, तो वो लिक्विड फॉर्म पे आ जाते हैं। ठीक है? वही जो लिक्विड है, उसको फिर से अगर तुम क्या करोगे, और फर्दर ठंडा करने लगोगे, फ्रीज़र में रख दोगे ना पानी को, तो वो जम जाएगा, उसको फ्रीज़िंग कहते हैं। ठीक है? और वो सॉलिड फॉर्म ले लेगा, आइस बन जाएगा। अब जो सॉलिड है, वो डायरेक्टली गैस में भी बदल जाता है, जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक? तो सब्लिमेशन में बेसिकली हो क्या रहा है, सब्लिमेशन में सॉलिड जो है लिक्विड में नहीं बदल रहा है, वो सीधा जा रहा है, गैस में बदल जा रहा है। इसके एग्जाम्पल है जो कपूर वगैरह यूज़ करते हैं हम, ठीक है? नैप्थलीन बॉल, कैम्फर वगैरह, ये उसके एग्जाम्पल हो गए सब्लिमेशन के। डिपोज़िशन में क्या होता है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन जाता है। ठीक है? यानी लिक्विड नहीं बन रहा है, वो सीधा क्या बन जा रहा है, सॉलिड बन रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिपोज़िशन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या होता है, तो हमारे घर पे फ्रिज होता है, तो फ्रिज में जब तुम जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसमें बर्फ हम जमाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर तुम देखोगे तो तुम्हारे उसमें बर्फ जमी हुई होगी, उस बॉक्स में, जो बॉक्स होता है ऊपर वाला, उस पे साइड पे बर्फ जमी हुई होगी। वो बेसिकली फ्रॉस्ट होता है, ठीक है? उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। उस पे हो क्या रहा है, वो जो गैस होती है ना, ठीक है? जो रेफ्रिजरेटर रिलीज़ करता रहता है ठंडी गैस, वो बेसिकली क्या हो जाती है, जम जाती है। तो वो जो गैस है वो जम जाती है डायरेक्टली बिना लिक्विड में चेंज हुए। उसी को डिपोज़िशन हम कहते हैं। क्लियर है? तो अब बस मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये बता दिया, मेल्टिंग बेसिकली क्या होता है ये बता दिया। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि एक मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में।
ठीक है, तो वो टेम्परेचर कितना होता है 273.15 केल्विन, या फिर इसको अगर डिग्री सेल्सियस में लिखना है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो द प्रोसेस इज मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, चाहे मेल्टिंग बोल लो चाहे फ्यूजन बोल लो, एक ही बात है। लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट अभी मैं पहले बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें समझा दूं, उसके बाद लेटेंट हीट मैं तुम्हें एक ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, जिससे बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, बॉइलिंग टू बिकम वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें लिक्विड क्या हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, बॉईल होना शुरू हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, वेपर, गैस, स्टीम, जो भी बोल लो वो बन जाएगा, जो कि कितना होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, या फिर सॉरी 373.15 केल्विन, या फिर तुम इसको बोल सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस में बोलना है तो केल्विन बेसिकली ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की, तो हम केल्विन के फॉर्म पे उसको लिखते हैं, बट अगर तुम्हें डिग्री सेल्सियस में भी लिखना है तो तुम लिख सकते हो। ठीक है, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हारा मान लो ये 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको तुम्हें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 पे +30 कर दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो केल्विन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 303 केल्विन। बस यही होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सब्लिमेशन। तो जैसे मैंने बताया था, जब क्या होता है, सॉलिड स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसेस स्टेट में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जांपल हो गया कैम्फर, ये देखा होगा तुमने। ठीक है, कैम्फर हो गया, और ये ड्राई आइस होता है। ड्राई आइस बेसिकली तुम्हारा CO2 जो है सॉलिड फॉर्म पे, उसी को ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, फिर आता है डेपोजिशन। तो डेपोजिशन भी बताया था कि गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। एग्जांपल हो गया फ्रॉस्ट, ये होता है ये। ठीक है, ये तुम अपने फ्रिज में देख लेना, चेक कर लेना, ऐसा कुछ जमा हुआ मिल जाएगा तुम्हारा। अगर पुराना फ्रिज होगा तो ऑब्वियसली नए वाले फ्रिज में इतना तुम्हें फ्रॉस्ट वगैरह देखने को इतना ज्यादा नहीं मिलता है। तो अब आते हैं हम लेटेंट हीट में। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि इसको समझते हैं कि लेटेंट हीट फिर होता क्या। तो the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। ठीक है, क्लियर है। और latent heat of vaporization क्या होता है, the energy required to change 1 kg of liquid into steam, इसी को हम क्या कह देते हैं, latent heat of vaporization। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये डेफिनेशन पढ़ के कुछ समझ में आया नहीं होगा कि ये है क्या चीज। तो अब आते हैं हम इस ग्राफ पे, इस ग्राफ को हम समझेंगे और सारे डाउट्स हमारे जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे क्लियर होंगे, तो वो देखो, जैसे मैंने बताया था, अगर मेरे पे ना एक आइस है, ये मान लेते हैं एक आइस क्यूब है, इसको जब मैंने हीट किया, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा लिक्विड में कन्वर्ट। फिर इसको जब मैं फर्दर हीट करूंगा लिक्विड को, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर होगी। अब जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे मेल्ट करता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होता है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आता है, जब ये लिक्विड से गैस में जा रहा है, कब जाता है, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा इसका टेम्परेचर, तब ये बॉइलिंग शुरू होगी और ये गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इस बीच में भी तो इनका टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा ना। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, और क्या आइस सिर्फ 0 डिग्री पे ही होता है, उससे नीचे पे नहीं होता, तो बिल्कुल होता है। ठीक है, तो अब ये चीज समझो, अगर हम किसी भी चीज को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर कायदे से राइज करना चाहिए, है ना। तो कोई भी चीज अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो मान लेते हैं मेरे पास आइस है, ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे आइस है, ठीक, जिसका टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस, सपोज कर लेते हैं।
मैंने इसको क्या किया, हीट करना शुरू किया। तो जब मैंने इसको हीट किया तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हीट करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा। तो टेम्परेचर राइज किया, धीरे 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 करके ये पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस में। अब जब ये 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचा तो ये कहाँ से, -40 से 0 में पहुंचा। तो ये जो ए बी वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हुआ क्या, इसका टेम्परेचर राइज हुआ। क्या यहाँ पे ये मेल्ट हुआ होगा? तो द आंसर इज नो। ठीक है, यहाँ पे जो हमने हीट दिया है वो किसके काम आया, टेम्परेचर को राइज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है, वो बढ़ा है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर पहुंच गया, लेकिन अभी ये मेल्ट नहीं हुआ। जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है, इसका टेम्परेचर राइज करना रुक जाएगा। उस आइस का टेम्परेचर राइज करना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर क्या होगा, लेकिन हीट देना शुरू नहीं किया, हीट देना नहीं छोड़ा हमने, हीट अभी भी कर रहे हैं हम उसको, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। तो जो हम हीट कर रहे हैं वो जा कहाँ रहा है ना? क्योंकि जब भी हम हीट करते हैं तो टेम्परेचर तो राइज करता है। तो वो बेसिकली जा रहा है इसके स्टेट को बदलने के लिए। यानी कि यहाँ पे जो 0 डिग्री आइस था वो इधर क्या हो रहा है, मेल्ट होना शुरू हो रहा है, और यहाँ तक वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। यहीं पर जो यहाँ पर अभी भी मैं हीट दे रहा था, उसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, इसी हीट को कहते हैं हम लेटेंट हीट, क्योंकि ये जो हीट है ये छुपी हुई हीट है। ठीक है, हिडन हीट भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये छुपी हुई हीट है, यानी ये टेम्परेचर बढ़ा नहीं रही है, लेकिन ये है, प्रेजेंट है। ठीक है, कर क्या रही है ये स्टेट को चेंज करती है, बस इसका काम ये। अब ये आइस जो था सॉलिड में था, जैसे 0 डिग्री में पहुंचा इसका टेम्परेचर रुका और ये मेल्टिंग शुरू होगी, तो यहाँ पर लेटेंट हीट का रोल आ गया। ठीक है, अब जो हीट मिल रही है इसको, वो स्टेट चेंज करने के लिए यूज कर रहा है, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, ये वाले पॉइंट में इसको बोल देते हैं हम सी पॉइंट। सी पे क्या हुआ, ये पूरा कंप्लीटली मेल्ट हो गया। हीट देना हमने नहीं छोड़ा, अभी भी तो हीट कर रहे हैं। जैसे ये मेल्ट हुआ, इसका रैपिडली तुम देखोगे टेम्परेचर बढ़ता चला गया। कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। इसको हम बोल देते हैं डी पॉइंट। तो डी पॉइंट तक इसका टेम्परेचर क्या होता रहा, बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। तो जैसे ये डी पॉइंट पे पहुंच गया, यानी 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया, फिर से इसका टेम्परेचर रुक गया। तो सी से डी तक क्या हुआ, फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया। तो जैसे ही हम डी पे पहुंचे, डी पे क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस में जैसे ही पहुंचा, तुम यहाँ देखोगे ये ग्राफ जो है अब सीधा ऐसे चलने लग गया। तो इसका मतलब यहाँ तक, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। ई पॉइंट तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन हीट तो अभी भी दे रहे। तो कहाँ गया वो हीट, वो हीट गया इसके स्टेट को बदलने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा हीट है, लेटेंट हीट है। ठीक है, कौन सा हीट है, लेटेंट हीट यहाँ पे। तो कब तक है, जब तक ये ई पॉइंट तक नहीं पहुंचता। जैसे ई पॉइंट पे पहुंच गया, अभी भी इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। फिर फर्दर जब उसको भी हम उस वेपर को भी या स्टीम को भी जब हम हीट करेंगे, तो अब यहाँ से जैसे वो पूरा स्टीम पे कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। ठीक है, तो पार्शियली अगर वो मेल्ट हुआ है यहाँ इस केस में, तो अभी भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। वो कंप्लीटली जब मेल्ट होगा उसके बाद जाके ही टेम्परेचर बढ़ता है। क्लियर है? वही केस यहाँ पे भी होगा कि पार्शियली अगर वो तुम्हारा बॉईल हो गया है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। जब वो कंप्लीटली बॉईल हो गया, यानी कि वो कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद उसको हीट करोगे तो टेम्परेचर तुम्हारा राइज करना शुरू होगा। ठीक है, तो लेटेंट हीट समझ में आ गया ना, यही हीट हिडन हीट होती है। ठीक है, इसी को हम हिडन हीट भी बोलते हैं। तो लेटेंट हीट का बेसिकली काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट को चेंज करना। ठीक है, अब आते हैं हम किसमें, वापस से डेफिनेशन पे। लेटेंट हीट क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, यानी 1 kg सॉलिड जो है उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए कुछ हीट चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, स्टेट चेंज कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में, कितने 1 kg को, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलना है। तो स्टेट चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली हीट तो मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बदलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन हीट दी जाएगी।
तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं पर ही हमने बनाया था ना ग्राफ में लेटेंट हीट, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग होता है। तो अगर मैं 1 kg सॉलिड को मेल्ट करा रहा हूँ लिक्विड में एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो उस दौरान जो मैं हीट दे रहा हूँ उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो ये लेटेंट हीट है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये वाली, ठीक है। अब इसी को अगर मैं क्या कर दूंगा, 1 kg लिक्विड को जब मुझे स्टीम पे कन्वर्ट करना होगा, गैस में कन्वर्ट करना होगा, तो वहां पे जो लेटेंट हीट होगी उसको मैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कह दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली तुम बस लेटेंट हीट समझो होना क्या है। बाकी तुम्हें अगर वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, और अगर लिक्विड से स्टीम में जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा, बस, ठीक है। लेटेंट हीट में बस ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर राइज नहीं होता है, स्टेट चेंज होता है, ओके। अब ये भी ध्यान रखना, जो पार्टिकल इन वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होंगे उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। हीट क्या है, एनर्जी है, ठीक है। अब हीट अगर एनर्जी है तो तुम्हारा जो एनर्जी है वो कहाँ पे ज्यादा लग रही है, देखोगे यहाँ पे, तो तुमने इस दौरान पे हीट दिया तो यानी तुम एनर्जी भी इसको दे रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ से बी टू सी पे, ये वाला पॉइंट से ये वाले पॉइंट में जब तुम जाओगे बी टू सी पे जाओगे, तो तुम यहाँ पे भी हीट तो दे रहे हो, यानी एनर्जी तुम दे रहे हो, लेकिन इसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। तो बी पॉइंट में जो तुम्हारा आइस होगा, बी पॉइंट में जो तुम्हारा आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस में है, और सी पॉइंट में वो आइस क्या हो गया है, वाटर में कन्वर्ट हो गया है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। लेकिन इसने, इस वाटर ने यहाँ पे सी पॉइंट में ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करी होगी ना, तो ज्यादा हीट एनर्जी किसके पास हो गई, 0 डिग्री वाटर के पास हो गई। तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस के पास कम एनर्जी होती है एज कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेम वही स्टीम के साथ भी होता है कि अगर 100 डिग्री पे तुम्हारा स्टीम होगा या 100 डिग्री सेल्सियस का पानी होगा, तो जो 100 डिग्री स्टीम है उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, एज कंपेयर टू पानी। तो इसका मतलब यह है कि अगर तुम 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम के ऊपर अपना हाथ रख दोगे तो वो ज्यादा बर्न करेगा एज कंपेयर टू जो 100 डिग्री सेल्सियस में उबला हुआ पानी होगा, ठीक है। वो जो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी है उससे तुम्हें कंपेरेटिवली, ठीक है, करना मत ऐसे, लेकिन कंपेरेटिवली क्या होगा, कम जलेगा एज कंपेयर टू जो भी तुम्हारा स्टीम होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसके कंपैरिजन पे, ठीक है। क्यों, सेम चीज स्टीम पे यहाँ देखोगे तो स्टीम पे ये यहाँ से आता है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते 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 इधर इस पॉइंट में स्टीम पे कन्वर्ट हुआ है कंप्लीटली। तो यहाँ पे जो स्टीम होगा उसके पास ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादा बर्न करेगा। अब इसमें ना इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर तुम्हारे पास ना एक कोल्ड ड्रिंक है, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीना है, अब वो कोल्ड ड्रिंक ना गर्म है, ठीक है, ठंडी नहीं है, तुम्हें चिल्ड पीनी है एकदम, तो तुम क्या करोगे वहां पे, ये आइस लोगे जो कि 0 डिग्री सेल्सियस में है, या फिर उस पे क्या डालोगे, पानी डालोगे, ठीक है, पानी डालोगे जो कि क्या है 0 डिग्री सेल्सियस में। ये तुम्हारा आइस हो गया, ठीक है, और ये वाटर हो गया। क्या डालना प्रेफर करोगे? तो इसका आंसर ये है कि 0 डिग्री आइस डालना हम इसमें प्रेफर करेंगे, वो ज्यादा ठंडा करेगा इसको। क्यों ठंडा करेगा ऐसा? तो कोई भी ठंडी चीज जो होती है ना वो हीट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस के सेल्सियस में, उसके पास ज्यादा एनर्जी है, यानी ज्यादा हीट है, ठीक है। और जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे उसके पास कम हीट है, तो वो ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब करेगा। अब आइस जब इस कोल्ड ड्रिंक पे जब मैं आइस डाल दूँगा, तो आइस क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करना शुरू करेगा इस कोल्ड ड्रिंक से, ठीक है? एब्ज़ॉर्ब करना शुरू करेगा इस कोल्ड ड्रिंक से, और क्या करेगा, वो बिना अपने टेम्परेचर को बढ़ाए यानी 0 डिग्री सेल्सियस में ही रहे, वो क्या करेगा, हीट एब्ज़ॉर्ब करेगा, ठीक है? और मेल्ट होना शुरू होगा। तो आइस जब तक मेल्ट होगा तो उसने बहुत सारी हीट एनर्जी क्या कर ली होगी, एब्ज़ॉर्ब कर ली होगी। तो यानी जब ये मेल्ट हो जाएगा तो ये 0 डिग्री वाटर बन जाएगा, 0 डिग्री वाटर बन जाएगा, और इसने बहुत सारी हीट जो होगी वो कोल्ड ड्रिंक से एब्ज़ॉर्ब कर ली होगी। कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो जाएगी। पानी के केस में क्या होगा, जब हम पानी डालेंगे तो पानी का टेम्परेचर राइज़ कर जाएगा तुरंत।
ये हीट तो एब्ज़ॉर्ब करेगा, करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है हीट एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर तुरंत जो है राइज़ करना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट तो इसकी ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, तो लेटेंट हीट का तो इसमें रोल ही नहीं है ना? जैसे यहाँ पर सी वाले पार्ट में देखोगे जैसे ही वो पानी में बदल जाता है तो क्या करता है टेम्परेचर बढ़ा देता है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है अब। तो पानी है ऑलरेडी ये तो लिक्विड है और ये तुमने कोल्ड ड्रिंक में डाल दिया वो भी लिक्विड है। तो जब ये हीट एनर्जी लेगा तो पानी का टेम्परेचर तुरंत बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो भी ऑब्वियसली टेम्परेचर घटाएगा कोल्ड ड्रिंक का, लेकिन ज़्यादा नहीं घटा पाएगा, ठीक? क्योंकि उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर कब तक बढ़ता है? पानी का कब तक बढ़ेगा? तब तक बढ़ेगा जब तक तुम्हारा पानी का टेम्परेचर और कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? तो ये था तुम्हारा लेटेंट हीट, ठीक? आई होप कि ये तुम्हें अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम्हें, ठीक है? अब आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? इट इज अ फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने का ही फिनोमिना है ये भी। लेकिन ये क्या होता है, बॉयल, अब लिक्विड टू वेपर कब कन्वर्ट हो रहा था? बॉइलिंग पॉइंट में 100 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन इवेपोरेशन के केस में क्या होता है कि लिक्विड टू वेपर ये कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जाने की जरूरत ही नहीं है, उससे पहले ही हो जाता है। उससे पहले या उससे काफी पहले हो जाता है, ठीक है? अब तुम खुद सोचो कि तुम कपड़े धोते हो, ठीक है? कपड़े धो के तुमने सुखा दिए, तो कपड़े गीले होंगे, उसमें पानी है। अब जब तुम उसको धूप में सुखाते हो, तो वो क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद उसका पानी जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, है ना? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सूख जाएँगे, फिर तुम उसको पहन लोगे, ठीक है? अब पानी को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ी? नहीं, क्यों? क्योंकि बाहर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है टेम्परेचर। अगर 100 डिग्री सेल्सियस बाहर टेम्परेचर होता तो तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाते, ठीक है? या 40-41 डिग्री सेल्सियस भी पहुँच गया तो तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, ठीक है? इवन 35 डिग्री सेल्सियस पे भी बहुत गर्मी लगने लग जाती है हमें, राइट? तो 100 डिग्री सेल्सियस तो हम झेल ही नहीं सकते, क्लियर है? तो लेकिन फिर भी जो है 100 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर नहीं होता है, तभी भी जो कपड़े हमारे वो सूख जाते हैं। ऐसा क्यों है? वो इवेपोरेशन की वजह से, ठीक है? उसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन बेसिकली क्या है? एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है? एक सरफेस फिनोमेना है और ये कूलिंग कॉज़ करता है, इट कॉजेज़ कूलिंग, ठीक है? तो जैसे तुम कभी भी खेल के आते हो तो स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग होने के बाद जब वो स्वेट तुम्हारा सूख जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो उसके बाद देखना तुम्हें ठंडा फ़ील होता है, ठीक है? तो इसलिए हम कहते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, ठीक है? अब ये जो इवेपोरेशन है, इसके कौन-कौन से फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को अफ़ेक्ट करते हैं? तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ेज़, बढ़ता है कब? एन इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया, जब तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है? तो जब तुम कपड़े सुखाते हो, तो तुम उसको ऐसे फैला के सुखाते हो, इस तरीके से, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके नहीं सुखा देते, ठीक? तो फैलाते क्यों हैं? फैलाते इसलिए है जिससे कि सरफेस एरिया उसका क्या हो जाए? बढ़ जाए और इवेपोरेशन ईज़िली हो पाए, ठीक है? मतलब वो जल्दी सूख पाए। उसके बाद इंक्रीज़िंग टेम्परेचर, अब इवेपोरेशन बेसिकली क्या है? लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। तो अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी वो होगा। जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों में तुम्हारा जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सर्दियों में, क्यों? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और सर्दियों में टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है। इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, जब तुम्हें स्वेटिंग होती है, खेल के आते हो, तो अंदर आके तुम क्या करते हो? पंखा चला देते हो, तो पंखा चलाते हो तो पसीना तुरंत क्या हो जाता है? सूख जाता है ना? ठीक है? तो वो बेसिकली इवेपोरेट हो रहा है, ठीक? तो जितनी तेज़ हवा चलेगी, उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। तो इसलिए कपड़े भी तुम गर्मियों के टाइम पे देखोगे, हवा जब चलती है, तो हवा से भी कपड़े सूख जाते हैं, ठीक है? इवन तुम अपने कमरे में भी अगर क्या कर दोगे, कपड़े, गीले कपड़े जो है वो सुखाने छोड़ दोगे, ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा ज़्यादा, तो फ़ैन ऑन करके छोड़ दो रात भर, तो वो सूख जाएगा सुबह तक, ठीक है? टाइम लगता है बट हाँ, ठीक है। विंड के स्पीड से भी इवेपोरेशन हो सकता है, ठीक है? इंक्रीज़ कर देता है इवेपोरेशन के रेट को, क्लियर है? फिर डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी में डिक्रीज़ हुआ तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या है? नमी जो होती है। बरसात के टाइम पे तुम देखोगे वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट होगा।
तो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर प्रेज़ेंट है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर को और वाटर वेपर की ज़रूरत नहीं है, तो वो इवेपोरेशन नहीं करेगा, ठीक है? तो यानी जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम इवेपोरेशन होगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम होगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? यानी बोलोगे ड्राई सीज़न जब चल रहा होता है, ठीक है? यानी बरसात नहीं है, बिल्कुल सूखा है, जैसे अभी के टाइम पे तुम बोल सकते हो ड्राई समर जिसे हम कहते हैं, ड्राई समर का पीरियड जब चल रहा होता है कि कोई बरसात नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे इवेपोरेशन बहुत तेज़ होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी नहीं है, ठीक है? लेकिन बरसात में ह्यूमिडिटी आ जाती है, तो इवेपोरेशन का रेट गिर जाता है। तो हाउ डज़ इवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग? तो जब हमारे हाथों में ना गलती से मान लो अगर कोई नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, वो गिर गया, तो तुम देखना वो ना ठंडा-ठंडा फ़ील करवाता है। तो करवाता क्यों है ऐसा? तो जब वो हमारे फिंगर्स पे, ठीक है? फिंगर्स पे मान लो ऐसे वो इस इतने एरिया पे जब वो गिर गया, तो वो क्या करेगा, इतने एरिया का हीट जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। ठीक है? तो हीट एब्ज़ॉर्ब करके उसको इवेपोरेट करा देगा। तो जब उसने उतने एरिया का हीट एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, उस थिनर ने या फिर एसीटोन जो भी बोल लो उसको, तो उसने जब हीट एब्ज़ॉर्ब कर लिया तो क्या हो गया, उसने उस एरिया का टेम्परेचर गिरा दिया। अब अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर कम हो गया तो तुम्हें ठंडा ही तो फ़ील होगा, है ना? ठीक है? तो इसलिए इसी रीज़न के वजह से इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग कॉज़ करता है। क्लियर है? तो आफ्टर हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ ऑफ 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 होना था या ऑन ऑन होना था ओपन ग्राउंड, ठीक है? तो बेसिकली क्या करता है, जब गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती है ना तो कुछ लोग क्या करते हैं छत में ना पानी छिड़क देते हैं शाम को अच्छे से, या पानी थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा करके वहाँ पे वो डाल देंगे। उस वो रीज़न क्या होता है, जो वाटर है ना उसका लेटेंट हीट ज़्यादा होता है। यानी कि वाटर बहुत ज़्यादा हीट क्या कर सकता है, एब्ज़ॉर्ब कर सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है? तो वाटर के पास अगर लेटेंट हीट ज़्यादा है तो यानी ज़्यादा टेम्परेचर को वो ज़्यादा हीट को एब्ज़ॉर्ब कर सकता है अपने टेम्परेचर को बिना बढ़ाए। तो क्योंकि वाटर का लेटेंट हीट ज़्यादा होता है तो हम पानी छिड़क देंगे, तो जो छत जो है दिन भर जो गर्म हुई होगी यानी उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा, पानी क्या करेगा, उसका हीट को एब्ज़ॉर्ब करना शुरू करेगा, ठीक है? और पानी बहुत ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब कर सकता है बिना जल्दी से इवेपोरेट ना होके, ठीक है? तो जल्दी तुरंत इवेपोरेट भी नहीं होगा वो, टाइम लगेगा उसको इवेपोरेट होने के लिए, यानी उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए इवेपोरेट होने के लिए, तो वो ज़्यादा हीट को एब्ज़ॉर्ब कर पाएगा तो ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा, तो इसलिए हम पानी डालते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि हमें कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? तो समर के टाइम पे हम क्या करते हैं, पर्स्पायर करते हैं, यानी पसीना बहुत ज़्यादा आता है हमें, ठीक है? तो हमारी बॉडी के पास एक नेचुरली क्या हो गया, एक मैकेनिज़्म है जिससे वो हमारी बॉडी को ठंडा करता है, ठीक? तो इवेपोरेशन के टाइम पे अब हमें पता चल गया क्या करता है, लिक्विड जो है वो क्या करेगा, एनर्जी को गेन कर लेता है अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो एरिया है जहाँ पर वो था उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, ठीक, तो ठंडा फील होगा। तो द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, ठीक है? तो हीट एनर्जी वो क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कॉटन बेसिकली करता क्या है, जब तुम कॉटन के कपड़े पहनते हो ना तो वो क्या करता है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? कॉटन जो है स्वेट स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अगर तुम्हारी बॉडी से स्वेट एब्जॉर्ब हो गया तो बेसिकली तुम ये बोल सकते हो तुम्हारी बॉडी से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया गया है। अब अगर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया गया है तो तुम्हारी बॉडी को ठंडा फील होगा, है ना? ठीक है? तो कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर ईज़ी इवेपोरेशन। ठीक है? तो उसने कॉटन के क्लॉथ्स ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर बाहर जो एटमॉस्फेयर होगा उस पे वो हीट क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि जो सराउंडिंग एरिया होगा तुम्हारे, एयर हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी हीट एनर्जी वो क्या करेगा, हीट एनर्जी को गेन करना शुरू कर देगा उस कॉटन क्लॉथ से। ठीक है? एक्सपोज़ कर देता है बेसिकली वो एटमॉस्फेयर पे, जिसकी वजह से वो हीट एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर पाए और फिर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें फिर कूलिंग इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो कॉटन क्लॉथ्स ठंडा फ़ील करवाते हैं तुम्हें। इसलिए देखो बोला जाता है गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं, क्योंकि जो सॉरी, गरम कपड़े तो ऑब्वियसली नहीं पहनते, लेकिन ब्लैक क्लॉथ्स भी नहीं पहनते, काले कपड़े भी नहीं पहनते। वो रीज़न बीइंग कि जो ब्लैक है इज़ अ गुड एब्ज़ॉर्बर, वो क्या करता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ठीक है?
तो वो सन रेज़ को जब वो एब्ज़ॉर्ब करेगा तो वो तुम्हें ज़्यादा गर्म फ़ील कराएगा। व्हाइट इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर। तो व्हाइट जब हम पहनते हैं तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा बेसिकली। जो सन की रेज़ आ रही है उसपे हीट भी तो है ना, ठीक है? तो उसको क्या कर देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो वो हमें कूल रखने के लिए हेल्प करता है। तो तुम देखोगे जो भी अरब कंट्रीज़ अगर तुम देखते हो, जैसे सऊदी अरेबिया हो गए, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो तुमने देखा होगा उनका एक तरीके से तुम बोल सकते हो एक अटायर है, जो कि व्हाइट कलर का कुछ वो पहनते हैं अटायर, ठीक है? कुर्ता-पजामा टाइप्स व्हाइट कलर का, ठीक? वो बेसिकली रीज़न वही है क्योंकि वहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा है, वो ब्लैक नहीं पहन सकते, वरना उन्हें और गर्म लगेगा। तो वो ऐसा कलर चूज़ करते हैं जो कि हीट को रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक? तो व्हाइट उस पे हेल्प करता है। सेम यही जो है तुम जब ठंडा पानी जो है ठंडा पानी का ग्लास जो है टेबल पे रखोगे तो कुछ देर के बाद तुम्हें कुछ इस तरीके के वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। तो होता क्या है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं इन एयर पे वो इसके कांटेक्ट पे आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे आसपास जो भी एयर होगी वो इसके कांटेक्ट पे आएंगे और हीट एनर्जी गेन कर लेंगे। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इससे एनर्जी जो है ये क्या करने लगता है, गेन करने लगता है, ठीक है। तो ये एनर्जी जो यहाँ पे ग्लास है, ग्लास जो है ठंडा, उसका टेम्परेचर कम हो गया होगा तो वो बेसिकली हीट एनर्जी लेना शुरू कर जाएगा इससे, ठीक है। वो हीट एनर्जी लेना शुरू करेगा तो ये बेसिकली क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर तुम्हारा यहाँ का टेम्परेचर जो है, इधर का टेम्परेचर जो है वो क्या होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा गिरने लगेगा। और इधर का टेम्परेचर जो है वो सॉरी, इधर का टेम्परेचर जो है वो अ, बढ़ने लगेगा और इधर का टेम्परेचर जो है वो नीचे होने लगेगा, एयर का टेम्परेचर जो है नीचे होने लगेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर वाटर वेपर है जब एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट होने शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद कोल्ड ग्लास वाटर लूजेस एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी लूज कर देता है, बेसिकली टेम्परेचर डाउन हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि तुम्हें वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म पे यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो दैट वाज इट। तो आई होप कि तुम्हें चैप्टर जो है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना और बताना कि तुम्हें चैप्टर क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। अगर कोई डाउट है तो वो भी ज़रूर बताना, ठीक है। जिससे ये हो सकता है, अगर मुझे लग रहा होगा कि हाँ इन टॉपिक्स में ज़्यादा डाउट हो रहा है तो मैं उसको उसके लिए शायद कोई अलग वीडियो बना दूँ, ठीक है। और तुम्हें और किस टाइप की वीडियोस चाहिए, क्या तुम्हें क्वेश्चंस चाहिए कि इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। कोई भी तुम्हें डाउट हो किसी और चैप्टर में, जैसे मैथ्स में अगर तुम्हें है तो मैथ्स के लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करके इस पे डाल सकूँ, जिससे कि ईज़ी हो तुम लोगों को समझना सिंप्लीफाइड वे में और ज़्यादा से ज़्यादा तुम प्रैक्टिस कर पाओ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। उसके बाद तुम हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ऑल्दो अभी मैंने इंस्टाग्राम में ज़्यादा कुछ स्टार्ट नहीं किया है, बट सून इसमें स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक। इसमें हम शॉर्ट्स डालेंगे, कुछ ट्रिक्स वगैरह जो होती है वो हम अपलोड करना शुरू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं जो बार-बार, जो मतलब ऐसे होते हैं कि वो पूछना ही पूछना है, ठीक है? चाहे तुम किसी भी स्कूल में हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें हम इस पे डालते रहेंगे, शॉर्ट कंटेंट्स। उसके बाद प्लीज़ यूट्यूब चैनल को क्या करना है, लाइक कर लेना पहले तो, सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बेल आइकन को हिट करना, ऑन करना, जिसकी वजह से जो भी नई वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता रहेगा, ठीक है। और भी वीडियोस इस पे आने वाली है, सेल चैप्टर है उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसके स्लाइड्स वगैरह मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। और फिजिक्स में मोशन चैप्टर का भी मैं स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो भी जल्दी आने वाली है। मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हें नेक्स्ट वीक तक वो भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी क्या करना है, तुमने ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन, गुड लक।